Hello everyone. Today the new lecture is on erythrocytes RBC. लास्ट लेक्चर में हमने हीमोपोइसिस किया था, तो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो हमने उसमें बात कर ली थी. अब सेल ज़रूर देखने में छोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ पे योर कंसंट्रेशन. एरिथ्रोसाइट्स विच इज़ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं दैट कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि एक पिगमेंट है दैट गिव्स होल ब्लड इट्स रेड कलर. अगर हम हेल्दी एडल्ट मेल की बात करें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में हैं, और हेल्दी अडल्ट फीमेल की बात करें तो इट हैज़ अबाउट 4.8 मिलियन. 4.8 million in case of female and 5.4 million in case of male. नई आरबीसी बनती रहती हैं और पुरानी आरबीसी जो हैं वो स्प्लीन में एलिमिनेट होती हैं, इसलिए स्प्लीन इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द स्प्लीन एंड द लाइफ साइकिल. मैं सिर्फ आरबीसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ उसके फंक्शंस और उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करूँगी. तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आपके सामने ये एक आरबीसी है, दिस इज़ बाइकनकेव इन शेप. और अगर हम डायामीटर की बात करें, दिस डायामीटर इज़ 7 to 8 माइक्रोमीटर. जो इसका डायामीटर है दिस इज़ 7 to 8 माइक्रोमीटर. दिस इज़ द व्यू ऑफ होल सरफेस व्यू ऑफ आरबीसी, और ये सेक्शन व्यू है. अगर हम आरबीसी की विड्थ या इसका थिकनेस देखें तो यहाँ बीच से आपको दिखाई देगा कि ये स्लाइटली कम है, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर. और अगर हम इसके साइड से पेरिफ्री में इसका डायमीटर देखें तो आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, रेंज देना हो तो 2 to 3 दे सकते हैं, एवरेज हम कहते हैं 2.5 माइक्रोमीटर. ये सेक्शन व्यू में इसका डायमीटर है, सेक्शन व्यू में इसकी थिकनेस है. आरबीसी जो है एज वी नो दैट लैक न्यूक्लियस, और उसके पास अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी लैक करते हैं. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो जब सर्कुलेशन में आती हैं तो उसके पास छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट्स ही होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स के, लेकिन धीरे धीरे जो ये न्यूक्लियस है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स को लॉस्ट कर देती है. आरबीसी के अंदर काफ़ी अमाउंट में, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनेल्स लॉस्ट करती है, क्योंकि इसे अपने अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन रखना है. हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसके बारे में हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं. हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ जनरली सेड कि अगर सिंगल आरबीसी को देखें तो वो आपको बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर की नहीं दिखाई देती, इट इज़ स्लाइट पेल येलो कलर. लेकिन अगर आप ग्रुप ऑफ आरबीसी देखेंगे तो दैट अपीयर्स रेड इन कलर. आरबीसी का जो रेड कलर है एज वी नो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन. So in this way you learn about the shape which is biconcave and the normal characteristics of RBC. वैसे एक बात एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रखें कि कैमल और लामा जो दोनों मैमल्स हैं, इनके अंदर आरबीसी बाइकनकेव ना होकर बाइकॉन्वेक्स हैं, ओवल शेप्ड हैं. ये जो इसकी बाइकॉन्केव शेप है, इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो अपने अंदर ज़्यादा पिगमेंट, ज़्यादा हीमोग्लोबिन को रख सकेगा. तो आगे हम चलते हैं, आरबीसी की फिजियोलॉजी देखते हैं. आरबीसी जो है दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन. मैच्योर आरबीसी, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ऑल ऑफ देयर इंटरनल स्पेसेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए आरबीसी जो है दैट लैक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए आरबीसी जो है ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस के आगे उनके पास आगे एटीपी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो एटीपी एनएरोबिकली, मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. दे डू नॉट यूज अप एनी ऑफ द ऑक्सीजन दे ट्रांसपोर्ट. येस, दे आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन बट दे डोंट यूज इट. Even the shape of an RBC facilitates its function. The biconcave disc, जैसे कि मैंने कहा कि greater surface area है diffusion for the gaseous molecule and to retain more number of hemoglobin. आरबीसी जो है, जैसे कि मैंने कहा, उसके पास हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है. हीमोग्लोबिन की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आरबीसी के अंदर दिस इज़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बात की थी कि हीमोग्लोबिन जो है वो 3 तरह का है. वन इज़ HbA1, HbA2 एंड द लास्ट वन इज़ Hb fetal.
हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द ज़्यादा अमाउंट में मैं ये सारी बातें ब्रीदिंग वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें मैं हीमोग्लोबिन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, पर फिर भी हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। HbA1 जो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है टाइप, इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मतलब कि इसके अंदर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर HbA2 की बात करते हैं तो हेयर आई से कि 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा चेन्स हैं। और अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इट इज़ हैविंग 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन्स हैं इसके पास। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन की एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा ये जो चेन्स हैं, इनके बीच में दिस इज़ द हीम एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। दिस इज़ हीम विच इज़ आयरन कंटेनिंग ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर अगर आयरन कंटेनिंग हीम की अगर हम इस डिस्क शेप को, ये जो आपको स्लाइटली ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो कि एक हीम है। हर हीम के सेंटर में दिस इज़ Fe+2 आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और इसके चारों तरफ दीज आर पोरफायरिन रिंग। आयरन के बिना हम इसे प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स कहते हैं। तो मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसके पास 2 पार्ट हैं। वन इज पार्ट प्रोटीन पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्लोबिन विच इज composed 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta, and ring like non-protein pigment which is called heme, and heme is bound to each of the 4 chain. At the center of each heme ring iron जो है that can combine reversibly with 1 oxygen molecule। एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर ये लंग्स तक जाता है, और लंग्स से इसे लेकर टिश्यूज़ तक जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो कि पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, और उसके बाद वही ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एनारोबिकली रेस्पायर करती है, ये खुद उस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करती। आरबीसी जो हैं दे लैक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो इसके पास कम है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है उसके अंदर फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हैं, और वो इसके अंदर एक फ्रेमवर्क, एक नेटवर्क बनाती हैं विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोमैटिन। ये इसका स्ट्रोमैटिन वर्ड जो है दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स स्पंजी साइटोस्केलेटन। This spongy cytoskeleton contain a special type of protein। स्ट्रोमैटिन जो है वो तो साइटोस्केलेटन, इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है, उसका नाम भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रीन। आई नो दैट सम पॉइंट्स आर एक्स्ट्रा, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द NCERT, बट एम्स में इन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हमें करना है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड डोनांस मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये जो मेम्ब्रेन है इट इज़ हाईली परमिएबल टू सम आयंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इट इज़ परमिएबल फॉर क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, जो कि हमने हैम्बर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट में ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। एंड दिस इज़ इम्परमिएबल फॉर सोडियम potassium ions। It is permeable for chloride and bicarbonate and impermeable for sodium and potassium ions। So this is known as Donans phenomena, जिसकी वजह से ये नाम दिया गया है डोनांस फिनोमेना। तो इसीलिए मेम्ब्रेन को भी नाम दिया है डोनांस मेम्ब्रेन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो ये स्ट्रोमैटिन स्पॉन्जी स्केलेटन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आरबीसी की वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम तक ही रहती है ये, लेकिन जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसे नैरो ब्लड कैपिलरी से पास होने में भी हेल्पफुल है। आरबीसी के पास कोई भी एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स जो कि जनरली सेल के पास प्रेजेंट होते हैं, दोज आर एब्सेंट। The next and very important term is hematocrit। Hematocrit, this is the percentage of total blood volume occupied by RBC।
अगर मैं कहूँ कि किसी का हेमाटोक्रिट अगर 40 है, अगर मैं कहूँ कि किसी का हेमाटोक्रिट इट्स 4040, तो इट मीन्स 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि उसके अंदर 40% वॉल्यूम जो है वो आरबीसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमाटोक्रिट इन एडल्ट फीमेल, दिस इज एवरेज वैल्यू इज 42। तो फीमेल की हेमाटोक्रिट के केस में जो फीमेल में वैल्यू है दिस इज एवरेज वैल्यू इज 42। अगर आप रेंज कहें तो रेंज है 38 से 46, and in case of male this value is 47 in case of males and 42 in case of female. Yes, in case of female the hematocrit value is comparatively less. The reason behind this is very important. Actually the males are having androgens, the hormone testosterone, which is actually present in higher concentration in males. Males के अंदर ये ज़्यादा होता है testosterone, तो कंसंट्रेशन मेल में ज़्यादा होती है और ये टेस्टोस्टेरॉन एक्चुअली स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ EPO, येस दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन। वो सिंथेसाइज इसका प्रोडक्शन या सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा। और अगर EPO, आप जानते हैं एरिथ्रोपोइटिन, अगर EPO ज़्यादा होगा तो वो RBC का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा और हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हायर हेमाटोक्रिट मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन आप जानते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम, वेरी लेस अमाउंट में है, तो इसलिए उसके अंदर वैल्यू कम भी है। और इवन इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ द फीमेल, रिप्रोडक्टिव ईयर्स मतलब जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा और मेनोपॉज तक जब मेंस्ट्रुएशन एंड होगा, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है, इसलिए फीमेल्स के अंदर हेमाटोक्रिट वैल्यू इज कंपैरेटिवली लेस। The next term is polycythemia. Polycythemia, that is percentage of RBC is abnormally high. Yes, अगर हाई है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलीसाइथेमिया। हेमाटोक्रिट जो है वो भी अगर परसेंटेज ऑफ आरबीसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हेमाटोक्रिट वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। और हेमाटोक्रिट वैल्यू ज़्यादा होने से ब्लड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और बॉडी को हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के चांसेस भी रहते हैं। सो पॉलीसाइथीमिया जो है वो कई बार ब्लड डोपिंग के केस में भी देखा गया है कि हेमाटोक्रिट वैल्यू, मतलब कि अगर इस तरह की मेडिसिन, अगर कोई एथलीट अगर इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि उनका स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, तो दैट मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द हेमाटोक्रिट वैल्यू। उससे स्टैमिना तो ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने से हार्ट पर अटैक आ सकता है, उस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। सो नेक्स्ट टर्म इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। दिस इज ऑपोजिट टू पॉलीसाइथीमिया, दैट इज डिक्रीज। दिस इज द सिंबल ऑफ डिक्रीज। व्हेनेवर आई यूज दिस टर्म, this symbol, please understand this is decrease in the number of RBC. The next term is ESR, that is erythrocyte sedimentation rate. So what is ESR? When blood contain, normally blood contain anticoagulants, तो blood के पार if blood contain anticoagulant then it allowed to stand in a narrow vertical tube, और उस narrow vertical tube के अंदर जो RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, दे सेटल टू द बॉटम हाफ ऑफ द ट्यूब। नीचे बॉटम हाफ पर वो सेडिमेंट हो जाएंगी। सो दिस एट द रेट एट विच दिस अकर, ये एरिथ्रोसाइट जिस रेट पर सेडिमेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स ESR। एरिथ्रोसाइट सेटल जो होंगी बॉटम पर, ये इसका रीज़न है उनकी डेंसिटी जो है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये ESR का जो टेस्ट होता है, जो परफॉर्म किया जाता है, दिस इज़ वेरी यूजफुल इन द डायग्नोसिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़, लाइक यू कैन से इट ऑल्सो इंक्रीज इन द केस ऑफ आर्थराइटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, और इवन ट्यूबरकुलोसिस, TB के केस में। ESR जो है दैट इज़, अगर मेल में हम बात करें तो मेल में ये 0 to 5 mm है फर्स्ट आवर में, और विमेन में दिस इज़ 0 to 7 mm इन फर्स्ट आवर। ये एक मेथड से एनालाइज किया हुआ वैल्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, बट बेसिकली आप सब यही याद रखेंगे कि व्हाट इज़ ESR।
नेक्स्ट टर्म है दिस इज राउलेक्स, इट इज़ एक्चुअली रेस्टिंग एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड जो है उनके अंदर आरबीसी जो है वो एग्रीगेट हो जाती हैं एंड दे पाइल्ड अप लाइक दिस, ये आपके सामने डायग्राम है, एंड फॉर्म राउलेक्स। आरबीसी पाइल्ड अप हो गई हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये हुआ क्यों है, तो हम कहते हैं कि फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, fibrinogen, this is the third type of protein which we discussed earlier that favors this Rowley's formation. So all these were the main characteristic and some important points related to RBC. Last but not the least, a very important point जो मुझे याद आया है that is about the hemoglobin. Hemoglobin जैसे कि आप जानते हैं उसका जो normally hemoglobin का जो function है that is transporting oxygen and carbon dioxide. लेकिन एक हीमोग्लोबिन का रोल जो है दैट इज़ एक्चुअली हेल्प इन द रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन जो है वो अगर हम एक ब्लड वेसल दिखाएं, let's see, suppose this is a blood vessel. The blood vessel is containing endothelial cells. So these endothelial cells producing a gaseous hormone NO, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस गैसियस हार्मोन जो है ये एंडोथीलियल सेल्स ब्लड वेसल की प्रोड्यूस करती हैं। एंडोथीलियल सेल्स वो हैं विच लाइन द ब्लड वेसल। आगे आपको जब मैं आपको ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी तो ये सारी बातें आगे क्लियर हो जाएंगी। तो एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो NO प्रोड्यूस करती हैं। दिस NO बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो इस NO को जो अपने साथ बाइंड करता है टाइम टाइम पर रिलीज़ भी करता है। और ये जो रिलीज्ड NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस कॉज वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन मतलब कि वेसल्स को डायलेट करती है, इंक्रीज ब्लड वेसल डायामीटर, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स रखती है जिससे कि ये नीचे की तरफ अंडरलाइन जो स्मूथ मसल्स हैं उसे रिलैक्स रखेगी जिससे कि ये वेसल जो है वो डायलेट रहे और ब्लड फ्लो प्रॉपर फॉर्म में होता रहे। तो ये एक हीमोग्लोबिन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। In my next lecture, we will discuss the life cycle of RBC and of course some very important points. Thanks for watching.